चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के BVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका रिवीजन और तैयारी जबरदस्त हो जाए। इसके लिए हम रोज डिस्कशन का क्लास लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान का और भी डिस्कशन का वीडियो डाल दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब का डिस्कशन हुआ है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा जाकर अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये आज मैं आप सभी को उससे आगे डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगर आपका प्रश्न पूछेगा कि निम्नांकित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। तो बिल्कुल राइट आंसर है। भाखड़ा नंगल बांध पर ही गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो ऑप्शन इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है? तो भाखड़ा नंगल बांध पर। तो आपका राइट आंसर है। तो आपका अगला प्रश्न है, इसमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। तो खनिज तेल के साथ बिल्कुल सही उत्तर है। प्राकृतिक गैस है जो कि खनिज तेल के साथ पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खनिज तेल के साथ। आपका अगला प्रश्न है, इसमें रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। रेल वर्कशॉप है जो कि जमालपुर में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है कि भारत में प्रथम स्थान रखता है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से। तो आप महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आपका अगला प्रश्न है, ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। ISI का जो मार्क होता है, जो वस्तु और कर पर जो वस्तु होता है उस पर IS का मार्क दिया होता है। ISI का मार्क होता है, वह किससे रक्षा करती है? नकली और गैर मानक उत्पादकों से। तो बिल्कुल सही है। IS मार्क होता है जो वस्तु पर लगा हुआ रहता है, उसको नकली और गैर मानक उत्पादकों से रक्षा करती है। ये जिसपे नहीं रहता ISI मार्क का, वो नकली मार्क का नकली हो गया सामान। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। महात्मा गांधी के नाम पर ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया गया है। तो महात्मा गांधी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को। तो आयकर आपका बिल्कुल सही है। आयकर को ही प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। तो कृषि आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो क्या होता है, उसमें उद्योग आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी बिहार। ठीक। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसमें जो हो जाएगा आतंकी हो गया, युद्ध हो गया, ये सब क्या है? मानव जनित, मतलब कि मानव के द्वारा जो युद्ध होता है उसे मानव जनित युद्ध कहते हैं। ठीक है, वही अगर मान के चलिए प्राकृतिक के द्वारा जो होता है, जैसे कि मान के चलिए कहीं पे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा।
तो जो आपदा मानव के द्वारा होता है उसे मानवकृत आपदा बोलते हैं, और जो प्राकृतिक के द्वारा होते हैं उसे प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो इसमें जो है क्या है क्वेश्चन, इनमें कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा कौन सा आपदा? युद्ध। युद्ध कौन करता है? मानव करता है, तो मानव के द्वारा ये आपदा है। उसी प्रकार से आतंकवाद, आतंकवाद कौन फैलाता है? प्राकृतिक नहीं आता है फैलाना, ये सब जो है मानव द्वारा फैलाया जाता है। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे, यानी कहीं पे दंगा होता है तो दंगा कौन करता है? मानव करता है। तो इसमें जो हो जाएगा सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से सभी आपका 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव जनित आपदा पूछा गया है। तो सांप्रदायिक दंगे भी हो जाएगा, आतंकवाद भी हो जाएगा, युद्ध भी हो जाएगा, ये सभी मानव जनित दंगे हैं, यानी कि मानव जनित आपदा है। और प्राकृतिक आपदा क्या होगा? भूकंप, बाढ़, ये सभी प्राकृतिक द्वारा आता है। तो ये सभी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में चलती है, बिल्कुल सही है। डेक्कन ओडिसी नामक रेलगाड़ी जो है कि महाराष्ट्र राज्य में चलती है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास, चेन्नई में। मद्रास में बना था, बिल्कुल सही है। भारत का पहला नगर निगम है जो कि मद्रास, चेन्नई में बना था, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। मुद्रा, बिल्कुल सही है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा ही से ही होता है। तो यहाँ पे विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान। मतलब कोई भी चीज को आदान प्रदान लेते हैं या फिर देते हैं, तो पैसा द्वारा लेते हैं। कोई भी सामान खरीदना तो पैसा द्वारा, फिर देते हैं कोई भी सामान अगला को तो पैसा द्वारा। तो विनिमय का अर्थ होता है यहाँ पे आदान प्रदान, ठीक है। तो उसका साधन क्या है? तो मुद्रा। मुद्रा से ही विनिमय का आदान प्रदान होता है, तो आपका राइट आंसर मुद्रा होता है। पहले जो है ऐसा नहीं होता था, पहले जो होता था कि सामान द्वारा आदान प्रदान होता है। जैसे कि हमको कोई चावल लेना है तो गेहूं देकर के चावल लेते थे, या फिर मकई देकर के चावल लेते थे। लेकिन अभी जो है वो सब सिस्टम खत्म, मुद्रा द्वारा वो सब अब होता है। तो आपको ये सभी बात ध्यान में रखिएगा। तो आपका अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा, मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, ये सभी मुद्रा का ही कार्य है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान। तो बिल्कुल सही उत्तर है, 73वां संविधान संशोधन के अनुसार ही पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा को संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। तो आपको ध्यान में रखना है, पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 73वां। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 1951। तो 1951 में। तो आपको ध्यान 1991 में, सॉरी 1991 हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 1991 में। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर, बिल्कुल सही है। 24 दिसंबर को ही भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 2019 में। 2019 में ही हुआ था, बिल्कुल सही है। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। लोकसभा क्या होता है? जो केंद्र सरकार का चुनाव होता है, वैसे ही लोकसभा कहते हैं। और विधानसभा का चुनाव जो होता है कि राज्य में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना कब हुआ? 1959। तो बिल्कुल सही है, 1959 में ही पंचायती राज का विकास स्थापना हुआ था भारत में। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुआ था। तो आपको, और कहाँ से हुआ था? त्रिस्तरीय, आपको अगर पूछ ले कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो नागौर राजस्थान से हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ था? नागौर राजस्थान से। आपका अगला प्रश्न है,
कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज। तो पंचायती राज बिल्कुल सही है। पंचायती राज है कि लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक यानी अभी जो चल रहा है, अभी वर्तमान में आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ कुछ भी होगा तो जनता द्वारा ही यानी कि किया जाता है सब कुछ, यानी वोटिंग किया जाता है। अगर कुछ भी डिसाइड करना है तो जनता द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। एक तरह से वोटिंग होता है जनता द्वारा, कुछ भी हो तो। इसीलिए उस स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। तो 8 है। तो बिल्कुल सही है, 8 है। कौन कौन हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो गया, पुडुचेरी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप हो जाएगा ग्राम पंचायत होगा, पंचायत समिति होगा, जिला परिषद होगा। ये सब का चुनाव होता है पंचायत में, तो ये सब इसमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। बिल्कुल सही है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। आपका अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर है। गठबंधन सरकार की जो पकड़ है वो प्रशासन पर कैसी है? ढीली है। तो ढीली पकड़ है। गठबंधन की सरकार जो है कि प्रशासन पर ढीली पकड़ रखती है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें दिया हुआ है। तो ढीली पकड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भारत में है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये दोनों का आदान प्रदान होते हुए रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति को जो कि है कि शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है, उसको शपथ दिलाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वही भारत के प्रथम योजना आयोग के मतलब कि अध्यक्ष थे, क्योंकि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। और योजना आयोग को अगर इसको समझिए, योजना आयोग को सन 2014 में इसे बदल दिया गया। योजना आयोग की जगह कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, तो योजना आयोग को बदलकर इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। तो आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के हेड होता है अब प्रधानमंत्री। वही तो बोले हैं ना कि नीति आयोग के खुद अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बिहार। तो इसमें आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। बिहार है कि क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें बिहार नहीं होगा, असम हो जाएगा। बिल्कुल मतलब कि किस राज्य में, पूरे भारत में पूछा गया, बिहार की बात नहीं किया गया है। पूछा गया कि किस राज्य में, मतलब भारत में किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है।
आपको ध्यान में रखिएगा, बिहार में नहीं मार दीजिएगा। तो आपको ध्यान में रखना है असम, खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है। आपका अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? बिहार में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो भागलपुर है। बिहार के भागलपुर में ही रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होता है? बक्सर। तो बक्सर में होता है। बक्सर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिहार में सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है। और बात करें सबसे अधिक कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में। 1977 आपका बिल्कुल सही है। भारत में 1977 में ही पहली बार यानी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। आपका अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? मोरारजी देसाई बिल्कुल सही है। मोरारजी देसाई के ही नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? ये अगला प्रश्न आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में ही भयंकर सुनामी आया था। तो बिल्कुल सही है। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में ही विश्व का सबसे बड़ा भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, क्योंकि वित्त दिया हुआ है कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है? तो वित्त है। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। 1871 में बिल्कुल सही है। 1871 में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और किसने मुख्य भूमिका निभाया था जर्मनी के एकीकरण में? तो बिस्मार्क ने। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था। यह भी पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो बिस्मार्क ने निभाया था। और कब पूर्ण हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो 1871 में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। चंपारण में बिल्कुल सही है। चंपारण यानी बिहार के चंपारण में ही गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। और बिहार में जो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में बिल्कुल सही है। 1917 में ही बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से ही प्रारंभ किया था पूरे भारत में। और 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1920 में। तो 1920 बिल्कुल सही है। 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था, 1920 में। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी। सोन नदी बिल्कुल सही है। सोन नदी का ही उत्पत्ति बिहार के मतलब कि अमरकंटक से हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। उत्तर रेलवे क्षेत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तर रेलवे क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिहली है एक भाषा है सिहली कि किस देश का राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका। श्रीलंका में घोषित किया गया है। सिहली एक भाषा है जो कि राजभाषा घोषित किया गया है श्रीलंका में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार को पृथक
राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 में। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1912 में। तो आपको ध्यान में रखना, ये सब पूछा जाएगा। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1912 में। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में ही आधुनिक शहर सबसे पहले बसने का शुरुआत किया गया था, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन, जिसका हमने डिस्कशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो ऐसे ही वीडियो के मतलब डिस्कशन के लिए, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के डिस्कशन के लिए आपको हमारे साथ रोज जुड़िएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। तो डिस्कशन में आप रोज जुड़िएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि डिस्कशन करने से बहुत मतलब कि जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा।